किताब पढ़ने और उससे ज्यादा जमा करने का मुझे शगल है ना। ये है कि पिताजी जो पैसा भेजते थे मुझे दिल्ली में रखने के लिए, तो मैंने ऐसा भी किया है, मतलब इसको एक तरह से कहिए कि पिता को धोखा ही देना है ना, कि उन्होंने पैसा ऐसे भेज दिए कि कुछ फल फूल भी खाते रहना है। तो जो ही पैसा आया अतिरिक्त, तो मकान मालिक का इतना किराया देना है, इतना का खाना वाना हो जाएगा, ये सब। उसके बाद जो है सो कैटलॉग प्रकाशनों का मेरे पास हमेशा अपडेट रहता है। तो हम जो पैसा लेकर दरियागंज चले जाते थे, तो किताबें आ जाती थी। इतना पढ़ नहीं पाते। किताब का तो जानते हैं कि किताब को उठाने और ले जाने की ललक बहुत सारे लोगों में होती है, और उसके बाद वहां से फिर दूसरे लोगों की भी ललक होती है। हाँ। तो इस प्रक्रिया में मेरी कई सारी महत्वपूर्ण किताबें खो गई, है ना। तो उसके बाद मैंने ताला लगाना शुरू कर दिया, झोला में ताला लगाना। मेरे एक दिन सर के, अपने गाइड के पास गया था, संजीव सर के पास, तो वहां पे मुझे कुछ वोमिटिंग जैसा आ गया, तो मुझे छोड़ने आए, घर तक छोड़ने आए। तो रूम में पहुंचा के बैठे हुए थे, तो किताब सब, हम कहे कि सर किताब सब ये सब बाहर है, और ये झोला सब में भी ऐसे ये सब काम कर रहे हैं। हाँ, तो ताला भी लगा हुआ है। पल्लव जी जो है वो हमेशा जो है मेरे लिए योजना बना रहते हैं। 15-20 योजना उनकी बनाई हुई हमेशा मेरे पास रहती है ना। तो उसमें से एक चाहे आधा पर हम अमल करते हैं। इधर मेरे दोस्त अमिताभ जी हो गए हैं, है ना, तो उनकी भी कुछ योजना रहती है कि आप ये कर लीजिए, चाहे ये कर दीजिए, है ना, आपको ये करना चाहिए। तो ये दो लोग हैं जो है, तो ये लोग दो लोग मुझे चैन से नहीं रहने देते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। अब वो समझिए कि वो जो दौर बीमारी वाला जो था, जिसमें हम जूझ रहे थे, उसमें एकदम जबरदस्ती लगे हुए थे पल्लव जी कि आप जो है सो रेणु पर लिखिए, रेणु तो वो आपके हैं। मतलब हम लोग थोड़ा सा बात चुहल होती रहती है ना। मेरा एक दोस्त है अविनाश, यही सूरत में रहता है। अच्छा। बीच बीच में खबर लेने आता था। तो उसको जब पता चला, मान लीजिए जो पैसा उसने उस समय दिया वो तो दिया है, डॉक्टर मुझे ये कह दिया कि आपको ज्यादा वजन नहीं उठाना। तो उसने मुझे वो ब्रीफकेस जो ट्रॉली वाली होती है जी, वो ला कर दिया। अब वो मेरे लिए इतना अमूल्य है जी, ठीक है ना। जो इलाज में खर्च होता है उसकी तुलना में उसका मूल्य कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो कोई, लेकिन उस समय उसकी ऐसी जरूरत थी, और उसको उसने जाना और उसने कर दिया। किसी चीज का जो इश्क है, जो नशा जो है, वो फिनिक्स पक्षी की तरह है ना। वो जल जल के फिर से जीवित हो उठता है ना। और वो जो छपे हुए शब्दों की जो है ना महिमा है, और नए कलेवर की जो किताब आती है, तो उस समय मैं तो भूल जाता हूँ कि ये बीमारी मंगाई है। इवन कि ये आदत मेरी हो गई है कि जो अच्छी किताबें हैं, मैं चाहता हूं कि उसकी 2 प्रति मेरे पास हो जाए, क्योंकि मैं जो पढ़ता हूं तो बड़ा रंग देता हूं, अंडरलाइन का करके गंदा हो जाता है, तो फिर लगता है कि दूसरा प्रति भी जो है। दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया आज से एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा है, जीवट वाले लोग। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हम आप तक बहुत सारी कहानियां पहुंचाना चाहते हैं। कई बार हम सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन आज हम सफल हो पाए हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव कुमार, जिन्हें आप कहानीकार के रूप में अगर थोड़ी सी भी साहित्य में रुचि रही है तो आपने जरूर उनको पढ़ा होगा। ज्ञानोदय में, वागर्थ में, हंस में वो लगातार छपते रहे हैं। लेकिन कई बार जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है कि हमारी जो दिशा है और हमारे जो शरीर की जो दशा है वो दोनों बदल जाती हैं। राजीव साहब वैसे तो हम जिस रूप में उनको जानते हैं, एक कहानीकार के रूप में, वो दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की है और उनकी साहित्य में एक गहरी पहचान रही है। लेकिन जनवरी 2020 का वो महीना और उसके बाद का जो पूरा समय है, जिसे हम दूसरे संदर्भों में देखें तो कोरोना का समय था, जहां पर हजारों लोग अपने जीवन को बर्बाद होते हुए देख रहे थे। और वही समय है कि जब राजीव साहब उनको कैंसर होता है और उस बीमारी की वजह से जो जीवन था
वो एक अलग रास्ते पर बढ़ जाता है। जहाँ दोस्त मित्र आते हैं, असली और नकली की पहचान होती है। किताबें आती हैं जो सहारा देती हैं, और अपने जिनको हम बहुत अपना मानते थे उनका असली जो व्यवहार है, जो चरित्र है, वो भी सामने आता है। और ऐसे में जो दोस्त इस बीमारी में सहारा बनते हैं, जो किताबें सहारा बनती हैं, वो बहुत कुछ इस बात का हमारे जीवन में मकसद तय कर देती हैं कि हम अपने जीवन को, अपने दोस्तों को और किताबों को किस रूप में देख रहे थे, और बाद में उनका जो बर्ताव हमारे साथ हुआ वो किस रूप में सामने आया। राजीव साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं, और हम इसी सफर को जो आपका रहा है उसको जानना चाहते हैं कि जब ये पता चला तो क्या चीजें थी जो सबसे पहले आपको आपके दिमाग में आई, और क्या हालात बन रहे थे उस समय? जी नमस्कार। जिस समय मेरे साथ ये घटना घटी उसे जरा पीछे मैं जाऊंगा। दरअसल मेरी बीमारी, जो कैंसर की बीमारी थी, सितंबर 2020 में मुझे पता चला, लेकिन इसके चिन्ह उभरने लगे थे और मुझे नहीं पता था कि ये कैंसर है। जैसा कि होता है हमारे समाज में या व्यक्ति के बीच, उस तरह की जागरूकता नहीं है बीमारियों के प्रति। हालांकि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था और यही सब चीजें जो है गफलत बन गई। मैंने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि ये कैंसर भी हो सकता है। पाइल्स की समस्या थी और मैं समझता था कि ये पाइल्स है। उन दिनों थोड़ा पीछे जाऊं, मैं इग्नू में कंसल्टेंट हिंदी के रूप में काम कर रहा था और मध्यकाल पर मैं ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए कोर्स तैयार कर रहा था। तो ऐसा हुआ कि मुझे तुलसीदास पे एक पाठ लिखना हुआ। मैं कहानी का छात्र, आलोचक, जो भी कहिए, वो रहा हूं और मध्यकाल मेरा विषय नहीं था। मेरे ऊपर मध्यकाल की जिम्मेवारी आ गई, तो मुझे बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ी, बिल्कुल नए पाठक के रूप में। तो मैं उसी में डूब गया और मेरे काम करने की एक शैली ये है कि जब तक चीजें अंत तक न पहुंच जाए, मेरे जीवन मरण का प्रश्न न बन जाए, पता नहीं मुझसे सधता नहीं है। मैं एकदम अंत में जाके लगता है कि अब इस काम के कारण इनसे संबंध खत्म हो जाएगा, तो मैं वो लेखन का काम उस स्थिति में जाके वो पूरे मेरे रचना प्रक्रिया में जैसे शामिल हो गई, ये है। तो वो तुलसी का पाठ, तुलसीदास पे पाठ लिख कर देना था और सर सत्यकाम सर, मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि मैंने उनके साथ काम किया और बहुत सहयोग किए, बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह देते थे, कार्य करने का अवसर देते थे, हमेशा प्रोत्साहित करते थे। 3 साल उनके साथ जो मैंने काम किया वो मेरे जीवन के बहुत अच्छे दिन थे। तो खैर, तो तुलसीदास पे पाठ तैयार करना था और मैं उसी में डूबा हुआ था। किताबों को पढ़ना, लिखना, कैसे बेहतर से बेहतर हो, यही करना। और उन दिनों पूरे दुनिया में कोरोना का दहशत जो है छाने लगा था। मुझे समाचारों में बड़ी रुचि है, खूब रुचि है। मतलब अभी भी जो मैं जितना समय जगा रहता हूं उसका 1/4 हिस्सा जो है समाचारों पर देता हूं। तो लेकिन वो जब तुलसीदास के मैं नशे में डूब गया है ना, तो उन्हीं के भीम प्रतीक, उनके जो सरोकार, इन सारी चीजों में जो है, तो वो थोड़ा दीर्घसूत्री वाला मामला हो जाता है कि आप साहित्य के छात्र हैं और कोई चीज अच्छी लगने लगती है तो लगता है कि मतलब अरे ये कैसे हमसे वंचित रह गया था, तो आप उसमें और गहरे उतरने लगते हैं। तो मैं उसी में तुलसी में ही डूबा। तो और मेरा बेटा घर से फोन करता था कि आजकल, तो अपनी भाषा में बोलता था कि आजकल तो खाली कोरोना चल रही है, तो कोरोना का न्यूज जो है, तो लेकिन ठीक है, पास हो जाता, तो मेरे दिमाग से पास हो जाता, ठीक है। लेकिन वो कोर्स जो है वो तैयार करने का अंतिम समय आ गया था। पूरे कोर्स की जिम्मेवारी मेरे माथे थी, सर के निर्देशन में, सत्यकाम सर के निर्देशन में। तो बस वो मुझे याद है कि वो शुक्रवार का दिन था, 20 मार्च शायद। और शुक्रवार का दिन जो है ना हमारे लिए बड़े खुशी का दिन होता था, क्योंकि शनिवार और रविवार जो है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में छुट्टी हुआ करती थी। तो शुक्रवार की रात में हम, चाहे जो स्थिति हो, बारिश हो रही हो,
है ना, आंधी हो, पानी हो, कुछ भी हो, मैं कपड़ा साफ करता था कि शनिवार और रविवार को अपने तरीके से जीना है। जब मन हो तो सो जाना है, जब मन हो तो पढ़ लेना है। और शुक्रवार को ही, शनिवार और रविवार 2 दिन का खाना बना के रख देता था। लेकिन ये बुधवार मंगलवार का दिन रहा होगा, मैंने पाया कि मेट्रो खाली हो रहे हैं। मेट्रो जो बहुत भीड़ हुआ करती थी वो खाली हो रही। तो एक अनकॉन्शियस माइंडेड जो है वो अवसाद को और मतलब एक भय को पकड़ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा था, वो तुलसी में डूबे होने के कारण। खैर शुक्रवार को मैं लौट कर आया तो जो मेरे साथ काम कर रहे थे उनको मैंने कहा कि ये सोमवार को तैयार करके मुझे दे दीजिएगा। तो वो थोड़ा सा डरे हुए थे, सर आएंगे तब ना। क्या हो गया? तो कोरोना सर, लॉकडाउन लगने वाला है। लॉकडाउन लगने वाला है? क्यों लगने वाला है? क्या हो गया? ये लॉकडाउन क्या है? तो सर सब कुछ बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, पूरी दुनिया में ये चल। ठीक है देखिए। अब बहरहाल घर आए और उसी शाम या अगले शाम जो है दिल्ली में लॉकडाउन लग गया और हमारा जो है काम जो है वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो हम काम करते रहे, काम वहां करते रहे। तो जो मेरी बीमारी थी, रही होगी या न रही होगी, तो उसके ऊपर कोरोना का भय छा गया, है ना। बीमारी निचले परत में चली गई और मैं उससे अनभिज्ञ हो गया कि मतलब मेरे साथ और भी बीमारी, जैसे हम खाते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, वैसे ही इस दर्द को मैं महसूस कर रहा था, है ना। वो दिनचर्या का हिस्सा होता है। सामने कोरोना था, है ना। शुरुआत के दिन तो कटे 21 दिन जी। और प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, बड़े गाजे बाजे के साथ ये सारी बातें हुई थी। तो महाभारत का संदर्भ दिया गया था कि 18 दिन में, तो हमने विश्वास किया कि 18 दिन के बाद शायद ये मामला हो जाएगा। तो शुरू के तो 6-7 दिन जो है सो थोड़ा रिलैक्स होने का मूड, अच्छा काम करके देना था वो, अब 4 दिन और मिल गया, बस उसी काम में डूबे। तो ये पता नहीं चला, मतलब इससे ये हुई कि ये चीजें जो है गहराती चली गई। और जो दुख हो रहे थे, जो तनाव हो रहे थे, तो हम समझ रहे थे कि जो कोरोना का डर है, कोरोना का भय है, उसका जो है साइड इफेक्ट जो है वो शरीर पर हो रहा है। और फिर दूसरी चिंताएं शामिल हो गई। फिर वो दूसरा लॉकडाउन का दूसरा दौर हुआ और लोग जो है झुंड के झुंड निकल कर जा रहे हैं, कहां से कहां कौन है कहा। तो एक बड़ी अजीब सी फीलिंग से जो है घर भर गए। और फिर वो ये डर लगने लगा कि मैं जो है ऐसा न हो कि अपने गांव से, घर से बाहर ही मर जाऊं, है ना, कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए। बड़ी अजीब सी स्थिति थी। परिवार वाले को बताते थे नहीं, कफन के अंदर वो सारा जो वो नकाब और के अंदर कौन बूथ है ये पता नहीं था। तो मेरे मन में ये था कि घर कैसे भी पहुंच जाऊं। तो ये आदिम इच्छा थी। तो इन्हीं सब चीजों के बीच ये सब चीज और भी डेवलप हो गया होगा। बाद में किसी तरीके से घर आए, प्लेन स्टार्ट हुआ, तो पहले तो वहीं इग्नू के पास चले गए, फिर बाद में घर आए, तो फिर और बाद में टेस्ट वगैरह कराए तो पता चला कि ये जी। सर को जो कैंसर डायग्नोज हुआ था वो हुआ था रेक्टल कैंसर, जिसमें पूरी दुनिया में 14 लाख से ज्यादा पेशेंट हर साल उसका शिकार होते हैं, लेकिन कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बीमारी से उबर पाते हैं। आपने जब पहली बार आपको पता चला, जो जिस डॉक्टर ने आपको बताया था, तो क्या चीजें आपको बताई थी कि आगे की जिंदगी कैसी होगी, क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी? मेरे ऊपर तो कोरोना का डर था और मैं ज्यादा डरा हुआ था। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ बूढ़ी, मेरे पिताजी, ये लोग, इन लोगों में इतना डर नहीं था। लेकिन वो मैं बताऊं कि न्यूज का ये होने के कारण, जो न्यूज का जो नशा है, तो मैं न्यूज बहुत ज्यादा देखा। और फिर जब घटनाएं होने लगी, छुट्टी भी मिल गया काम करने का। आप कभी भी कर सकते हैं, 2 बजे से 4 बजे रात में आप कर लीजिए। जब दफ्तर से थक के नहीं आते हैं और काम के लिए आपका समय है, तो आप कभी भी काम कर लेते हैं। तो दिन में न्यूज देख रहे हैं, जब तक जगे हैं न्यूज देख रहे हैं। वो एक पूरा ये हो गया कि एनडीटीवी वाला समाचार देखना है, उसके बाद जो है ललन टॉप पे क्या आया वो देखना है, और जो चैनल जो सारा है, तो पूरा जो है देखने लगे। मतलब एक तरह से वो डाटा, मतलब वो एक अजीब सी स्थिति थी, है ना। तो उसमें डूब गए थे। तो फिर जब ये हुआ कि जब कभी घर पहुंचे, ये तो था ही, भीतर बीमारी थी और इसके चिन्ह उभर रहे होंगे, लेकिन किसी को पता नहीं था। हमने किसी का रेक्टल कैंसर सुना नहीं था जी, है ना।
इनफैक्ट कि जब मुझे पता चल गया, और मेरा एक दोस्त है, बहुत ही करीब हैं हम लोग एक दूसरे के, सुमन नाम है, तो मैंने उसे बतलाया कि सुमन जो इस तरह का कैंसर है। उसने कहा बात ऐसा तो किसी का सुने नहीं है, मतलब हम तो हमारे आसपास किसी का घटा नहीं था, तो इस कारण से हम इस चीज से गाफिल थे, है ना। और कोरोना का भय था, है ना, अभी भी लोग मर रहे थे, समय कुछ बीत गया था, मतलब घर पहुंचते पहुंचते समय काफी बीत गया था, लेकिन अभी भी हम डरे हुए थे। वेट लॉस हो रहा था, शरीर जो है काला पड़ गया था, आंखें धंस गई थी, और ये था कि रूटीन टेस्ट करवाते रहते थे कभी, तो उसमें हीमोग्लोबिन जो है ये काफी कम हो गया था। तो ये है, लोगों को समझने की जरूरत है कि जो रेक्टल कैंसर की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है और आपका सडन वेट लॉस होता है ना, और हीमोग्लोबिन भी कम है ना, तो आप एक बार टेस्ट करा लीजिए कि क्या स्थिति है। ईश्वर ना करे किसी को इस फेज से गुजरना पड़े, लेकिन आप इसके प्रति जागरूक रहिए। और एक टेस्ट होता है सीरम CEA, तो उसका ये मान है कि जो स्मोकिंग करते हैं उसका कुछ ज्यादा होता है, जो ना करते हैं उसका कम होता है, तो उससे आपको प्रारंभिक जो है एक ये मिल जाता है, जानकारी मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। तो अब आप उसके बाद तो आप काफी कुछ इंफॉर्मेशन है चारों ओर, है ना, हॉस्पिटल है जगह जगह बन रहे हैं, तो फिर आप डॉक्टर का सलाह लीजिए और डरिए मत, है ना। आपने कहाँ दिखाया था पहले? मैं डॉक्टर के पास जाने से डरता था, है ना, कि और लोग आए होंगे, कोरोना हो जाएगा। और एक डर और एक दबा हुआ जो है, एक असफल जिंदगी में, है ना, असफल इस नाते कि नौकरी नहीं मिल पाई अब तक, मतलब अस्थायी नौकरी, परमानेंट जॉब नहीं मिल पाया, तो एक हमेशा से एक जो है इनसिक्योरिटी जो उसका जो होता है वो हुआ। तो अब घर जाने के बाद ना लोगों को मरते हुए जब मैंने देखा, तो मुझे ये डर अंदर आ गया कि अभी जीवन के इस मोड़ पे मैं मर जाऊंगा तो मेरे बेटे का क्या होगा, है ना। मैंने उसे अच्छी परवरिश नहीं दी, मैं उसके पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहा हूँ, और इवन कि वो जब बच्चा से बड़ा हो गया, अभी 9th में गया, तब 8th में रहा, 7th में रहा होगा 20 में, है ना, अभी तो 22 है ना, 9th में चला गया, तो 7th तक, तो उसकी सारी देखभाल जो है उसकी माँ करती है। मैं लॉन्ग टर्म फादर हूँ, है ना, लंबे समय के बाद आया, घर आता हूँ, 4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए रुका, है ना, उसमें पिकनिक जैसा माहौल रहा, खूब घर में मछली बन रहा है, खूब खाना खा रहे हैं, वो हमारे साथ जो है सो इधर उधर घूम रहा है, फिर हम वापस चले जा रहे हैं। बस इतना ही हम जीवन में हमारा उसका जो है ऐसे साथ ये रहा। तो मुझे ये बहुत जो है अंदर से ये बात कचोटती थी। पत्नी मेरी हिम्मती है ना, अपने स्तर पर उनको भी इनसिक्योरिटी होगा, उनको भी डर होगा, लेकिन एक चीज ये है कि उसके सामने जो चुनौती आ जाती है उसका वो सामना करती है। मेरे से तो वो ज्यादा हिम्मती है और ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, ये मुझे बहुत डर था। तो मैं ये सोचा मरना नहीं है ना, और जब आपको एक बार लग जाए कि लोग मर रहे हैं और मैं भी मर सकता हूं, कोई भी मर सकता है, कोरोना के समय तो यही स्थिति थी, कोई भी मर सकता है, और न्यूज देखने के कारण मतलब सारी सूचनाएं जो है मेरे पास एकत्र हो गई थी कि ये चीज होता है तो उसको कोरोना ज्यादा इफेक्ट करता है, उसको ये होता है फलान से चिलान से, ये ज्यादा न्यूज भी ठीक नहीं, अति सर्वत्र वर्जयेत, है ना। उसी के बाद मैंने न्यूज का अनुपात कम कर दिया, है ना, और साहित्य की ओर ज्यादा। तो इस डर से मैं भीड़ वाली जगह पर जाने से बचता था। तो एक आयुर्वेद के डॉक्टर से मैंने सलाह ली, और ये नहीं मालूम था, बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि ये नहीं मालूम था, ये नहीं भान था कि ये कैंसर हो सकता है। तो इस कारण हम समझ रहे थे कि डाइजेशन का प्रॉब्लम है, और एक हमारे यहाँ ना सामान्य कंसेप्शन है कि जो डाइजेशन की बीमारी है उसके लिए आयुर्वेद जो है मकबूल चीज है ना। आपका पेट खराब है तो आप कोई एलोपैथी दवा खाते हैं वो ठीक कर देगा, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं ठीक होता, एक मतलब जो धारणा है। तो मैंने वो आयुर्वेद की सलाह ली, और तब तक जो है दर्द बहुत बढ़ गया था, बहुत सीवियर पेन होने लगा था। तो अब उनसे वो जो है जो डॉक्टर हैं वो मेरे मोहल्ले में हैं, और
मैंने उन्हें डॉक्टर बनते देखा है। मतलब जिस समय मैं भी बायोलॉजी का छात्र रहा हूं तो हम लोग भी तैयारी करते, तो हमसे 1-2 बैच सीनियर हैं, लेकिन वो बने तो उनको मैं जानता था कि ये व्यक्ति जो है जेन्युइन है, ठग नहीं है ना। उन्होंने बाजाबता डिग्री लेकर, आयुर्वेद की डिग्री लेकर वे डॉक्टर बने हैं। तो उनके पास गया, वो जो अपना सही है, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होगा। तो उनका ये कहना कि था कि जो 1 महीना 2 महीना जो है ये कर लो, फिर डाइजेशन ठीक हो जाएगा तो वो सारा प्रॉब्लम चल ही रहा था, कोई चीज नहीं। फिर ब्लीडिंग होने लगी जी। 1-2 दिन जो है, एक तो सामान, एक ये इस तरह की ब्लीडिंग होती है कि आप जाते हैं बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो एक ये है कि आप बैठे बैठे ब्लीडिंग। थोड़ा सब डर गए, हम भी, पत्नी भी, बच्चा भी। तो हुआ कि अगले दिन जो है रूटीन टेस्ट को फिर दोहराया जाए। तो जहां हम टेस्ट कराते थे वहां हम गए दोहरा टेस्ट के लिए। तो अब देखिए, उस रोज भी पत्नी मुझे झांसे से डॉक्टर के पास ले गई। मैं जाना नहीं चाहता था, मैं इतना जो है बेटे की इतना चिंता थी। मतलब अब ये देख रहे हैं ना, विडंबना है कि ऐसा बचना चाहते हैं, बचने के प्रयास में मरे जा रहे हैं। तो वह टेस्ट करवा लिए, पहले सारा मालूम है, काफी दिन ये सब चलता, टेस्ट करवा लिए। पत्नी बोली वहां तो वो डॉक्टर है, चलिए जरा पता कर लेते हैं कि वो कब बैठते हैं। अभी तो नहीं कोई होगा, अभी तो खाली ही होगा ना। सुबह सुबह गए थे 6 बजे, 6 साढ़े 6 का टाइम था सैंपल देने, ब्लड सैंपल, तो अभी तो खाली ही होगा, चलिए जो है सो ये कर लेते, देख लेते हैं कि क्या है। तो देख तो ले, उनको कहती है देख तो ले जरा। हम कहा चलो ठीक है ना। अब पत्नी ही है, जानते ही हैं, ऐसा ना हो कि ज्यादा गुस्सा हो जाए तो फिर जो है सो गृह मंत्रालय गड़बड़ा जाएगा, सारा मामला जो है ना, पैसा उन्हीं के पास है। तो बहरहाल तो हम वहां गए तो उन्होंने ये किया कि मेरा नंबर लगा दिया है ना। अब मन में गुस्सा हो गया, लाई है ऐसे, ठीक है आप इधर रहिए ना, आप इधर साइड में बैठिए। बहरहाल जो भी हुआ, हम कहे ठीक है, अब आ ही गए हैं तो मुर्दा पर 1 मन माटी, वैसे 9 मन माटी, अब जो होना होगा है ना। मैंने भी सोच लिया कि यही लाई है, मरेंगे तो इसी को कष्ट होना है ना। हम तो गए, अब दुनिया से मेरा काम तमाम है, कुछ होना नहीं है। बहरहाल डॉक्टर बहुत यंग डॉक्टर थे, और वो जो टेस्ट के लिए ले जाते उससे पहले ही वो समझ गए कि इनको कैंसर है। उन्होंने कहा इतना वेट लॉस क्यों है? अच्छा नहीं पता, ये तो आप बतलाइएगा, है ना। तो फिर कोलोनोस्कोपी होता है, तो कोलोनोस्कोपी में वो देखते ही करके वो समझ गए, है ना। तो एक चीज ये भी है कि अगर आपको पाइल्स है ना, दर्द बढ़ गया है ना, और हीमोग्लोबिन का लेवल जो है कम हो गए हैं, है ना, सेरम सीए तो बाद की बात है, आपका वेट लॉस है, तो आप कोलोनोस्कोपी करवा लीजिए, उससे पता चल जाता है ना, कि है कि नहीं। तो कोलोनोस्कोपी वो डॉक्टर खुद ही वो करेगा, तो कोलोनोस्कोपी में वो समझ गए कि ये कैंसर है। तो उन्होंने मतलब उसका रिपोर्ट बनाने से पहले, और वो जो बायोप्सी उसका लिए थे उसको बाहर टेस्ट के लिए, तो वो भेजने से पहले समझ गए कि ये कैंसर है। उन्होंने पत्नी को कह दिया, तो आप समझिए कि मुझे बाहर कर दिया, पत्नी को कह दिया। और ये सुन के जो पत्नी दांत पर दांत जो गड़ाई, वो उसका दांत जो है टूट गया, अभी उसको दर्द है। तो ये स्थिति है। पूछे बाहर आके क्या हुआ, तो चेहरा मोहरा लाल था उसका, आंख एकदम डबडबाया हुआ, लेकिन वो आंसू कम गिराती है। मतलब रोने में मैं ही लड़की की तरह रोता हूँ, जरा सा बात होते वो रोती कम है। तो खैर वो बोली कि कैंसर। तो जब ये पता चल गया कैंसर है, तो तुरंत तत्काल मेरे मन से सारा भय निकल गया, है ना। अब मतलब क्या रासायनिक क्रिया हुई कि तुरंत भय निकल। हम कहेंगे अब जो होना है ठीक है। हाँ ये जरूर हम थे जो समाज में जो एक माहौल है, और ये है, क्योंकि बीमारी किसी को गौर करे तो हम इसका प्रसार हम नहीं करना चाहते थे, है ना, कि इसको बता दें उसको बता दें कैंसर है। लेकिन तब तक चीजें मेरे हाथ से निकल गई थी। पत्नी जो है सो तुरंत मेरी दोनों बहनों को फोन की, बहन माँ को की होगी या खुद ही की, मतलब क्या हुआ, तब मेरे हाथ से सारा मामला निकल गया, उनके हाथ में कमाना गया। तो ये इस तरह पता चला। कौन से डॉक्टर थे? रेक्टम कैंसर नहीं, डॉक्टर कौन थे जिन्होंने? जो दरभंगा में डॉक्टर सदुल सपून।
ऐसा करके सदुल सपून। हाँ, डॉक्टर सदुल सपून। अच्छा। तो उन्होंने डायग्नोस किया, तो डायग्नोस के उसके बाद तो ये था कि टाटा जाना है मुंबई में। हाँ, उनका कहना है एम्स में चले जाइए या टाटा चले जाइए। तो दिल्ली से तो मैं उखड़ कर आ गया था, है ना। इतना तो पता चल गया था कि मेरी पत्नी है, उनकी फुफेरी बहन जो है वो डॉक्टर हैं, एनेस्थेसिया की डॉक्टर हैं। तो वो ये कैंसर सर्जरी में ही टीम वगैरह में रही हैं। तो वो उससे बात करके सब ये सब करके उन मतलब अब आगे क्या होना है वो पर्याप्त जानकारी हमारे पास जो है हाँ उनके पास है ना, हो गई थी। इस बीच में तांत्रिक क्रियाएं भी जो है संपन्न करवाई गई, है ना, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, मैंने ये देखा है ना, लेकिन करवाई गई। हाँ, ये लोगों ने घर में जो है सो सबकी इच्छा ये हुई कि ये भी करके देख लिया जाए, ऐसा ना हो कि ये ना किए, है ना। तो 4 लोगों से बात किया, किसी ने कहा कि मानिक पहन लो, किसी ने कहा कि मानिक हटा दो, मानिक एक ने कहा कि मानिक पहन लीजिए, है ना, तो ठीक हो जाएगा। दूसरे ने कहा कि अरे इसमें मानिक, इसमें तो मानिक आपको एकदम नहीं पहनना है, समझ गए। तो ये आपने दोनों काम किए है, हाँ, हमने पहना और फिर उतार भी दिया। हम कहे कि और उसके साथ साथ और भी चीजें जो है सो उतार दी, है ना, सारी जो है, जो थोड़ा बहुत जो बचा रह गया। हालांकि मैं आस्तिक हूँ, है ना, बट ये है कि ये सब खेल जो है जब ये पता चला, सब पता चल गया कि ये है कि जीवन इसी तरह से आगे बढ़ाना है और इलाज करवाना है, लंबा इलाज चलेगा। तो जब यहाँ पर मुंबई आए तो उस समय तक आप दिल्ली के जो दोस्त आपके हैं या आपका जो और भी जो लोग आपको प्यार करने वाले हैं साहित्यकार के रूप में, सबसे पहले किसने आपको सहारा? ऐसा है कि जब दिल्ली में स्थितियां खराब हो रही थी जी, और 2-3 लॉकडाउन गुजर गया, तो फिर ये था कि वर्क फ्रॉम होम रहेगा, लेकिन ऑफिस जाने की जरूरत हो तो पास में ही वहां चले गए थे। और जब हम घर आए थे तो एक तरह का नैतिक दबाव तो लोगों के अंदर होता है ना जी, कि और लोग से नहीं मिल रहे, तो किसी को ये न बताएं क्योंकि लोग सहयोग करना चाहेंगे जी। तो मैंने किसी को बताया नहीं कि दिल्ली छोड़ रहा हूँ। जो वहाँ जो साथी थे, जो इग्नू के आसपास, वो साथी जानते थे, है ना, और ज़्यादा ये बताया नहीं। इवन कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं पल्लव जी, है ना, दिल्ली में उनके मतलब उन्हीं के साथ दिन रात का साथ रहा। और फिर कुछ वर्षों से अमिताभ राय, देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित आलोचक, तो अमिताभ जी को तो जरा सा संकेत किया था कि मैं घर जाऊंगा। पल्लव जी से बात नहीं की क्योंकि पल्लव जी पास थे और मुझे डर था कि वो आ जाएंगे, है ना, और मैं नहीं चाहता था कि हर कोई परिवार वाला है ना, कि वो आए और वो परेशान हो। तो जब बाद में जब हम घर पहुंचे तो उस बहुत दिनों के बाद जो है सो पल्लव जी का बहुत ही भावात्मक जो है, भाव से डूबा हुआ ईमेल आया पत्र शैली में, है ना, कि आप गए और बताए तक नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। जब ये डायग्नोसिस हो गया तब पल्लव बॉम्बे आना था, तो पल्लव जी से कोई बात हुई, तो फिर पल्लव जी भी और लोगों को बताए। फिर मेरे वो शब्द है ना कि फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, बड़े भाई, पिता से भी, पिता के ही समान, है ना, उन्हें जो कुछ भी कहिए, अखिलेश जी, हाँ, मैंने उन्हें ही बताया। तो सभी लोगों को पता चला, है ना, धीरे धीरे एवं प्रकार से, किसी को बताया, किसी को नहीं बताया, किसी को उनसे इनसे उनसे पता चला। फिर सारे दोस्तों ने मुझसे, और मेरे गाइड संजीव कुमार, है ना, देशबंधु कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, तो उसमें ये
तो ध्यान है कि मैंने अखिलेश जी से बात की थी और पल्लव जी से बात की थी, मतलब बीमारी के संदर्भ में, बीमारी हो जाने के बाद। बाकी किससे कैसे बात किया वो नहीं है। एक ये हुआ वाकया कि एक दिन जो है इस बीमारी के दौरान ही, क्योंकि कोरोना अभी कंटिन्यू कर रहा था, है ना, और उसी कोरोना के बीच ही जो है प्लेन से आना पड़ा था कि अब तो समय नहीं है और 3 दिन में क्या होगा अगर ट्रेन से जाएंगे, ये सब था। तो प्लेन से हम लोग आए थे, यहाँ ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट हो गया था। और यहाँ मेरा दोस्त है मुंबई में, सुमन, है ना, तो नौकरी की व्यस्तता के कारण कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिन मिले हो जाते हैं। तो लेकिन जब हम दोनों मिलते हैं ना तो बीच के समय को माइनस कर देते हैं कि मतलब हम ही हैं कि वही है। तो मेरा इस तरह का दोस्त है वो। जीवन में मैंने दोस्ती ही कमाई है और मेरे पास कुछ नहीं है ना। तो मैंने सुमन को कांटेक्ट किया कि सुनो, मैंने बताया ही आपको कि उसने कहा कि भाई ऐसे कैसे होगा। तो वो सारा जो है सो मुझे एक ये भरोसा था, इनफैक्ट कि हम आके हम रुकने वाले थे अपने साला के यहाँ, है ना, लेकिन वो मुझसे छोटा है, पत्नी ही उम्र में मुझसे छोटी है ना, और उनसे काफी छोटा उनका भाई है। तो मेरे सामने में जो है सो करके, उम्र तो सबकी पड़ती है, बाप का बेटा एक दिन नहीं होता है, लेकिन हम अपने यहाँ जो एक मुहावरा है ना कि दूध भात, तो हम उसको दूध भात समझते हैं, है ना। और थोड़ा हॉस्पिटल से उसका डर उसको ये होता है, कुछ लोग जो है सो डॉक्टर हॉस्पिटल इस, लेकिन ये था कि सुमन वहां है, मुंबई में सुमन है, तो वो सब संभाल लेगा जो स्थिति होगी। और ऐसा हुआ है भी, तो जो कुछ भी प्रारंभिक बात थी। लेकिन फिर यह है कि टाटा मेमोरियल में आना था, तो टाटा मेमोरियल का यह है कि आप एक बार जो है वहां पहुंच गए, रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, तो फिर चीजें जो है वो अपने आप से प्रक्रिया में आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और इस बीच जो आप दोस्तों की बात कर रहे थे, तो ये हुआ कि एक दिन पत्नी जो है फोटो ये देखी कि अभी का ये तस्वीर है और एक अभी का ये तस्वीर है, देखिए कैसे हो गए हैं। मैंने उसे ऐसे फेसबुक पर ऐसे मजाक के रूप में एक दिन लगा दिया शेष होते हुए, जी है ना। और इसका मतलब कैसे क्या हुआ, बहुत सारे मित्र, जानने वाले न जानने वाले, बहुत सारे लोगों ने उस पर भी प्रतिक्रिया की और ये हुआ। तो उसके बाद से सभी दोस्तों को, मुझे लगता है कि आपको भी शायद तभी पता चला होगा। तो हाँ, तो वो जो है शेष होते हुए उसका कमाल था कि सभी लोगों को, फिर तो सारे दोस्तों को पता। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि ये श्रृंखला जीवन वाले लोगों की है, तो एक एक कदम हम देखेंगे कि कैसे आपने उस हौसले को बनाए रखा, परिवार को कैसे सहारा देना है और दोस्तों का सहारा कैसे आपको मिला हुआ है। जी, ये जलती हुई लौ है, इसका भी प्रतीक यही है जी कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हर स्थिति में बेहतर तरीके से जीने का हम प्रयास करते हैं। वो कौन से लम्हे थे जब दोस्तों के फोन आते होंगे, दोस्तों की भेजी हुई कुछ किताबें आती होंगी, तो क्या लगता होगा उस लम्हे में कि कितनी हम बातें, पुरानी बातों को याद करते हैं, कितना कुछ हम नया उसमें जोड़ के पढ़ते हैं उसको। किताब पढ़ने और उससे ज्यादा जमा करने का मुझे शगल है। ये है कि पिताजी जो पैसा भेजते थे मुझे दिल्ली में रखने के लिए, तो मैंने ऐसा भी किया है, मतलब इसको एक तरह से कहिए कि पिता को धोखा ही देना है ना, कि उन्होंने पैसा ऐसे भेज दिए कि कुछ फल फूल भी खाते रहना है ना, नसो ठीक है थोड़ा फल उल खा लो। तो जो ही पैसा आया अतिरिक्त, तो मकान मालिक का इतना किराया देना है, इतना का खाना वाना हो जाएगा, ये सब। उसके बाद जो है सो कैटलॉग प्रकाशनों का मेरे पास हमेशा अपडेट रहता है ना। तो हम जो पैसा लेकर दरियागंज चले जाते थे, तो किताबें आ जाती थी, इतना पढ़ नहीं पाते जो बात है, लेकिन झोला में, ये जो आपका तांत का झोला है, ऐसा झोला में भर भर के, है ना, और ताला लगा के, अच्छा है ना। अकेले हो गए तो ताला लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बीच में मैं अपने बड़े साले के यहाँ था, है ना, वो रेलवे की नौकरी करते थे तब, और फिर वहां एक पूरा बैचलर क्लब बन गया था, सब लोग रहता था अपना। तो अब किताब का तो जानते हैं
कि किताब को उठाने और ले जाने की ललक बहुत सारे लोगों में होती है ना। हाँ, और नहीं वहां तक तो ठीक है, और उसके बाद वहां से फिर दूसरे लोगों की भी ललक होती है। हाँ। तो इस प्रक्रिया में मेरी कई सारी महत्वपूर्ण किताबें खो गई, है ना। तो उसके बाद मैंने ताला लगाना शुरू कर दिया, झोला में ताला लगाना। मेरे एक दिन सर के अपने गाइड के पास गया था, संजीव सर के पास, तो वहां पे मुझे कुछ वोमिटिंग जैसा आ गया, तो मुझे छोड़ने आए, घर तक छोड़ने आए। तो रूम में पहुंचा के बैठे हुए थे, तो किताब सब, हम कहे कि सर किताब सब ये सब बाहर है और ये झोला सब में भी ऐसे ये सब काम कर रहे हैं। हाँ, तो ताला भी लगा हुआ है। तो कहते नहीं संरक्षण जरूरी है। तो बहरहाल तो ये काम करता। जब दिल्ली से आए तो जाहिर है सारा कुछ लेके आना था, और आप समझिए कि जितने मूल्य की किताब थी उतना मूल्य ट्रांसपोर्टेशन में लगा होगा, लेकिन उसको जमा करना, उसके उतने समय की उसमें उतना समय लगा, उतने दिनों का, तो मूल्य कोई है। बीमार जब हो गए, है ना, तो पहला एहसास हुआ कि अब जीवन कम दिन है, गिनती के दिन है ना। और मैंने कुछ लोगों को मरते देखा है ना, या सुना है। उस बीच में एक बात हो गई थी कि कोरोना का जो लॉकडाउन खुला, उसी आसपास जो है शशिभूषण द्विवेदी कहानीकार जी, हाँ, उनकी मृत्यु हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स में थे। हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स, कादम्बनी में। हाँ, कादम्बनी में रहे, फिर हिंदुस्तान में भी संभव, तो जैसे भी रहे वहां। तो बड़ा उनसे तो रोज रोज का मेरा संबंध नहीं था, है ना, लेकिन आमने सामने होने पर बड़ा आत्मीय संबंध था, है ना। अखिलेश जी उन्हें भी बहुत प्रेम करते हैं, मुझे भी करते हैं, और हम दोनों भी उनको। तो ये कॉमन डोर जो है इस तरह से, है ना, विभिन्न तरह के संबंधों में विभिन्न तरह का कॉमन डोर बना। शशिभूषण द्विवेदी की मृत्यु हो गई, है ना। तो पता नहीं वो कोरोना का भय, है ना, चारों ओर की अजीब सी स्थिति बंद की, मुझे लगा कि कोई भी मर सकता है। मतलब उस भय ने मुझे इतना डराया कि हमारे बाबा का मृत्यु, दादी की मृत्यु, और सब, मतलब वो मृत्यु सब, मुझे ये नहीं लगा कि और भी लोग मर सकते हैं, लेकिन शशिभूषण द्विवेदी की जिस दिन मृत्यु हो गई, मुझे लगा कोई भी कभी भी मर सकता है ना। वो बड़ी अजीब, मतलब अभी रोंगटे खड़े है ना। तो मतलब अब क्या, बहरहाल तो वो घर जब ये बीमारी पता चल गई, तो जैसे एक चिंता तो होती है ना, मेरे बाद बेटे का क्या होगा, तो ये चिंता, मेरी जो चिंता उस समय जो उभरी कोरोना के तत्काल बाद, कि बेटा को तो फिर भी जो है सो मेरी पत्नी संभाल लेगी जी, ये किताब का क्या होगा, है ना जी, किताब का क्या होगा, और किताब को एक पत्नी कहाँ फेंकेगी, कैसे ये करेगी, है ना। तो किसी पुस्तकालय को दे दिया जाए, है ना। और इतनी मुझे निराशा हुई, इतनी निराशा हुई, मुझे ये लगा कि जिंदगी, मतलब दुनिया में किताबों के लिए कोई जगह नहीं, ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं। मैंने विश्वविद्यालयों से संपर्क किया, कॉलेजों से संपर्क किया, दरभंगा में, हाँ दरभंगा में, और भी जगह लोगों से, कि इसको वो ले लें, हाँ ले लें, मतलब मैं पहुंचा भी दूंगा। अब रखने की जगह तो मैं नहीं क्रिएट, तो किसी ने कहा कि रखने की जगह नहीं है, किसी ने ये कहा कि आप लिस्ट दीजिए कौन सा किताब देना चाहते हैं जी। अब ये सब करने की मैं स्थिति में नहीं, है ना। तो फिर मेरे मित्र जो है, जिन से उन दिनों संपर्क हो पाया जहां जिससे, तो फिर गौरीनाथ जी को भी ये बात बताई कि किताब का ऐसे है, अब जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, ये सर गल के खराब हो जाएगा। और थोड़ा मकान जो है ना मेरा, तो वो पुराना हो गया, तो वो उस कारण वहां जो है बरसात से ये दिक्कत होती है, तो सर जाए उससे अच्छा कोई ले जाए। तो फिर उन्होंने किसी व्यक्ति के बाद, तो उनको सारी किताबें मैंने दे दी, है ना, कुछ एक कहानियों की किताबें रख कर वो उनको दे दी। क्या नाम था उनका? क्या नाम था जिनको अपनी किताबें दी? नाम भूल रहा हूँ। क्या पुस्तकालय के पत्रकार हैं? पुस्तकालय के लिए दिया आपने? हाँ, पुस्तकालय में, वो अपने गांव में पुस्तकालय का निर्माण कर, तो उन्हें किताब दे दी, जिसमें वागर्थ वगैरह, हंस वगैरह के फाइल, जो भी पत्रकार, हाँ जो सारी चीजें जो थी, तो इस तरह किताबों से थोड़ा मुक्त हुआ। और फिर तो बॉम्बे इलाज के लिए आ गए। लेकिन वो नशा तो आदमी का नशा है, पागलपन तो पागलपन है, प्रेम तो प्रेम है ना, फिर क्या। तो
दो तीन मित्र जो है इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ली कि सारी जो चीजें हैं जो आपको जो चाहिए है ना वहां से पहुंच जाएगी। पल्लव जी, अमिताभ जी, ये दो आदमी जो है, और गौरीनाथ जी भी। गौरीनाथ जी जो है लिस्ट भेज दिए कि आपको जो भी किताब चाहिए आप यहाँ से मैं भेज दूंगा जी। तो वो तब भी जो है लगातार किताब वगैरह भेजते रहे। अभी थोड़ा मैं ठीक अब मस्त हो गया हूँ, तो अभी दिल्ली गया था तो वहां भी वो उन्होंने काफी किताब दी। और अमिताभ जी वो भी लगातार किताब भेजते रहे वहां। और पल्लव जी भी जगह जगह से लाकर भी, खरीद कर भी, मुझे जरूरत हुई तुलसी की किताब, रमेश कुंतल मेघ वाली किताब की, तो उन्होंने खरीद कर भेजा, है ना। तो जो भी जहां से किताब लो तो उसमें तो ये श्रम लगता है। हाँ, तो और भी सारी किताबें जो है जो जरूरत है। तो जो मेरा दूसरी बार ऑपरेशन हुआ, तो जो मेरा बेड था, चूंकि ऑपरेशन थोड़ा डिले हो गया था शेड्यूल से, डेट से, तो बिछावन पर जो है सो यहाँ से वहां तक 6, 7, 8 किताबों का तो ये भी एक अजीब था। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर जान गया, तो इसमें से कौन सा है पढ़ रहे हो, चाहे इस तरह की कोई बातें जो है कभी चाहे किताब साइड कर दीजिए। तो ये रहा। तो ये लोग जो है वो आलोक धनवा की जो एक कविता है कि किसने बचाया मेरी आत्मा को, 2 कौड़ी के बेर ने, है ना। और शमशेर की एक पंक्ति है कि दोस्त जिनसे जिंदगी में मानी पैदा होते हैं। तो ये लोग जो हैं, पल्लव जी, अमिताभ राय, गौरीनाथ, हाँ गौरीनाथ, और मेरे गाइड, मेरे गुरु संजीव सर, और अखिलेश जी तो है ही। उनका अलग से, मतलब अखिलेश जी का तो ये है कि अब अलग से जिक्र करते हुए जो है ये लगता है कि उनका, अब मैं मतलब समझिए कि जो कुछ है वही है मेरे लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना भूल गया, और बनास जन पत्रिका का अखिलेश जी पर जो विशेषांक था और रविंद्र कालिया जी पर वो आपने संपादित किया था, जिसकी चर्चा उस समय भी हुई थी। और अगर आज भी कोई रविंद्र कालिया को, अखिलेश जी को समझना चाहता है तो बनास जन को याद करता है और राजीव कुमार को याद करता है। इस पूरी यात्रा में जब आप आगे बढ़ते हैं तो कौन सी किताबें ऐसी हैं जिनके साथ आपका थोड़ा याराना ज्यादा गहरा बना? इन दिनों मैंने जीवनियां पढ़ी और तुलसी को पढ़ा। तुलसी पर चूंकि हम काम कर रहे थे, तो पल्लव जी जो है वो हमेशा जो है मेरे लिए योजना बना रहे थे। 15-20 योजना उनकी बनाई हुई हमेशा मेरे पास रहती है ना। तो उसमें से एक चाहे आधा पर हम अमल करते हैं। इधर मेरे दोस्त अमिताभ जी हो गए हैं, है ना, तो उनकी भी कुछ योजना रहती है कि आप ये कर लीजिए, चाहे ये कर दीजिए, है ना, आपको ये करना चाहिए। तो ये 2 लोग हैं जो है, तो ये लोग 2 लोग मुझे चैन से नहीं रहने देते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। अब वो समझिए कि वो जो दौर बीमारी वाला जो था जिसमें हम जूझ रहे थे, उसमें एकदम जबरदस्ती लगे हुए थे पल्लव जी कि आप जो है सो रेणु पर लिखिए, रेणु तो आपके हैं। मतलब हम लोग थोड़ा सा बात चुहल होती रहती है ना, उनको राजस्थान के हैं और हम ये इधर बिहार के हैं, तो कभी हुकुम कह दिया उनको, कभी जय राजस्थान कह दिया, तो बिहार, ये सब थोड़ा बहुत जो अपना दोस्ती में चलता है। तो उनके पीछे उनके मतलब पत्रिका की जरूरत नहीं है। मैंने आप महसूस करेंगे इसको, उनके पीछे ये है कि इसको काम में लगाए रखना है, नहीं तो ये सोचने लगेगा। और अमिताभ जी तो मैंने जीवनियां पढ़ी, है ना, बहुत सारी जीवनियां इस बीच जो है, फैज की जीवनी पढ़ी। और कृष्णा सोबती की जीवनी पढ़ी, नीलाक्षी सिंह का उपन्यास, है ना, जो थोड़ा बाद में, मंगलेश डबराल जी उसी बीच में गुजरे, तो डबराल जी का जो संपूर्ण जो है वो उस किताब को पढ़ा। और गौरीनाथ जी कई कहानी संग्रह भेजे, है ना। और वो भर्तृहरि पर जो उनकी किताब है, उपन्यास है, महेश कटारे की कामनी काया कांतारे, है ना, तो वो दोनों वॉल्यूम पर, है ना। और फिर वापस जो है, लंबा समय था, तो रामचरितमानस जो है
है ना। पत्नी कहती है कि जहां जाते हैं आप वहां एक रामचरितमानस है, तो ठीक ही है, कई प्रतियां हो गई है। तो यहाँ जो है रामचरितमानस जो है वापस फिर पढ़ा, फिर से कवितावली और गीतावली ये सब पढ़ा, और रमेश कुंतल मेघवाली जो आलोचनात्मक किताब है। तो ये सब अपना लगातार करते रहे और इसमें लगे रहे। तो किताबों ने काफी बचाया। फैज साहब की जो जीवनी है जी, उसका कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा आपको? उनका पूरा अच्छा लगा। नहीं, कुछ अपनी बात कहते और भी हैं। एक तो जेल के जीवन की कहानी कुछ कहते हैं और जेल के बाद के जीवन के बारे में कुछ कहते हैं। जेल वाला पक्ष है जी, क्यों ऐसा अच्छा लगा आपको? जाहिर है, संघर्ष है, तनाव है, उसमें हिम्मत है, हौसला है जी। आप बाहर होते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जी, और जब आप एक बंद कमरे में होता है तो लगता है कि मेरा सपना जो है टूटेगा रहेगा। आप अपने सपने को बचाने का प्रयास करते हैं जी, जी। है ना। और एक और किताब जो है जो मैंने बाहर से मंगवाई वो पढ़ा, और वो मुझे लगता है कि मैं लेखक का नाम भूल रहा हूँ, रशियन लेखक हैं जिसका हिंदी में अनुवाद आया, असली इंसान। एक वो उसमें सैनिक की कहानी है और कैसे जो है सो वो बहुत दुर्दशा में पड़ जाता है और कैसे अपने जीवन को बचाए। और वो किताब पढ़ी, लस्ट ऑफ लाइफ का जो अनुवाद है इनका चित्रकार जो है जी, जी, जिन्होंने कान काट के अपनी प्रेमिका को दे दिया, जो एब्स्ट्रैक्ट के बड़े चित्रकार हैं, वैन गॉग की जीवनी हर किसी को पढ़ना चाहिए। बेहतरीन किताब है जीवनी, बहुत ही अच्छी किताब, बहुत ही अच्छी किताब। ये किसने छापा है? ये संवाद वाले, अच्छा, संवाद वालों ने छापा है। और अभी तो शायद फिर कहीं से छपकर आई है, वो लपझुन्ना वाले जो लेखक हैं, हाँ, अशोक जी, वो कहीं से किसी जगह से अनुवाद करके उसको फिर से छपवाया है। अच्छा। तो ये सारी किताबें जो फैज साहब का जो जीवन है जेल वाला, तो उसमें वो कुछ अपनी पत्नी को पत्र लिखते हैं, एलिस फैज को। उन पत्रों का उल्लेख है उस जीवनी में? हाँ, वो तो मतलब जी, क्योंकि सबसे ज्यादा जब हम एकांत में होते हैं, जीवन हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा, तो सबसे ज्यादा हम अपने जो प्यार है, जो प्रेम करता जी, जो प्रेम करता है ना। जब हम चलने लगे, मुंबई से चलना था, तो आप समझिए सूर्योदय सूर्यास्त सूरज वैसा ही हुआ था जी, है ना। लेकिन हमारे सामने एक अजीब सी स्थिति थी, हम ये नहीं जानते थे कि जी रहे हैं कि मर रहे हैं। मतलब ये सोच लिए थे कि किताब इसी सोच के साथ दे दिया कि रहेंगे नहीं, है ना। दूसरे तो जब आप उस सिचुएशन में होते हैं ना, जब संघर्ष कर रहे होते हैं जीवन के लिए, तो आप चीजों को दूसरे ढंग से देखने लगते हैं। तो निश्चित है, जाहिर है, आपको कौन याद आएंगे? प्रेम करने वाले याद आएंगे, है ना। जो जीवन, और आप जीवन जिस तरह का जीवन चाहते हैं, जिस तरह का जीवन सोचते हैं, और तो वैसे जीवन के समर्थन में हर कोई नहीं होते हैं, है ना जी। जो समाज है वो ये देखता है, ये अच्छा या बुरा मानिए जो भी है, तो वो ये देखता है कि ये कितना सफल है जी, है ना। और सफल है, आप ये मान लीजिए कि जैसे मैं एसपी रहता, कलेक्टर रहता, तो कैंसर मुझे होता, है ना जी। तो जो मेरे सगे संबंधी हैं उनकी चिंता कुछ दूसरे किस्म की होती जी, है ना। ये मैंने महसूस किया कि दोस्तों ने जितना साथ दिया है ना, वो अमूल्य है। मतलब दोस्ती ही लगता है कि वास्तविक संबंध है। अब ये हो सकता है कि कोई आपकी पत्नी आपके दोस्त बन जाए, है ना, कोई आपके रिश्तेदारों में से दोस्त बन जाए, लेकिन दोस्ती जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। जब मुंबई में ये सब चीजें घट रही थी, प्रश्न करे इसे एक छोटी बातों का उल्लेख कर, जब ये ऑपरेशन वगैरह ये हुआ तो पैसे बहुत खर्च हो रहे थे, तरह तरह के ऐसे मित्र लोग इस पर ध्यान दे रहे थे, सब वही लोग कर रहे थे जो खर्च। मेरा एक दोस्त है अविनाश, यही सूरत में रहता है। अच्छा। बीच बीच में खबर लेने आता था, तो उसको जब पता चला, मान लीजिए जो पैसा उसने उस समय दिया वो तो दिया है, डॉक्टर मुझे ये कह दिया कि आपको ज्यादा वजन नहीं उठाना, तो उसने मुझे वो ब्रीफकेस जो ट्रॉली वाली होती है जी, वो ला कर दिया। अब वो मेरे लिए इतना अमूल्य है जी, ठीक है ना, जो इलाज में खर्च होता है उसकी तुलना में उसका मूल्य
कुछ नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो कोई, लेकिन उस समय उसकी ऐसी जरूरत थी और उसको उसने जाना और उसने कर दिया। सुमन मेरा दोस्त है और सुमन के बड़े भाई हैं, भैया है, मतलब मेरा अपना तो कोई सगा भाई है नहीं, बड़े भाई के समान है। तो बहुत बड़े पोस्ट पर हैं ये लोग, लेकिन बीच में लगातार घर आके देखते रहे और पैसा भी ऐसा। तो मतलब ये कहते हुए मुझे थोड़ा ये संकोच है, मैं बड़ा भाई जी। तो ये जो आपका कोई भाई बनकर आता है, कोई पीएम बनकर आता है, देखिए पैसा जो है ना इस बीमारी में सेकेंडरी है। आदमी को जो है पहले भावनात्मक सपोर्ट चाहिए कि हमारे जीने का, हमारे होने का कुछ अर्थ है। खासकर मेरी जैसी स्थिति में है, जबकि आप बेरोजगार हैं, पहले से ही रहे हैं, ना आपके पास कोई पावर है, ना आप किसी को लाभ पहुंचाने की स्थिति में है, तो बहुत एक खालीपन सा दिखता है। उस स्थिति में आके ये लोग जो हैं, इन लोगों ने मुझे बताया नहीं तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब है ना। तो ये एक बड़ी चीज है जो हम मतलब बीमारी होने के बाद और दरभंगा से चलते हुए इसको हम गंवा चुके थे कि नहीं। उस वो जो फेसबुक वाला जो पोस्ट था उसमें विष्णु नागर जी, जिनसे मेरा बहुत बातचीत नहीं है, कभी आमना सामना होगा, उन्होंने ये टिप्पणी की कि आप जैसे लोगों को बचे रहने की बहुत ही जरूरत है जी। तो मतलब एक ये लगता है कि मतलब दुनिया में जो है अच्छे लोगों से खाली नहीं है जी। इस पूरी यात्रा में जैसे जितनी किताबें आपने मुंबई में पढ़ी, उनमें से कुछ किताबें आई होंगी तो उनका पैकेट आपने देखा होगा और उससे अंदाजा लगा लिया होगा कि किसने भेजा होगा। हाँ। क्योंकि बीमारी में तो स्थितियां ऐसे नहीं रहती है ना कि हम एक ही मनस्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन पैकेट देख करके पता चलता है कि किसकी द्वारा भेजी गई। हाँ। कि पैकिंग का अंदाजा है कि ऐसी कौन पैकिंग करता है। हाँ। अब ऐसे में जो किताब खुलती है तो कुछ नहीं पता है कि किताब कौन निकलने वाली, और जैसी नई किताब छपी हुई है, जो छपी किताब हाथ में आती है, उसका तो अलग अंदाजा। वो तो जो पढ़ता है, कई आपके यहाँ इतनी किताबें देख रहा हूँ, आप इस नशे को समझते होंगे। आपने कई लोगों के बारे में लिखा कि मैं मेहर पांड्या की किताब, अमतेश ने रंगकर्म पर जो लिखना शुरू किया था, और जब किताब आई है तो मैं देख रहा हूँ कि अमतेश किताब कितनी समृद्ध है, कितनी नई चीजें शामिल करने वाली, बताने वाली है। तो ये जो बातें हैं, ये एक तरह से मतलब आपके जीवन में जो आपने कहा कि असफलता का जो बोध था, कहीं न कहीं ये आपको बहुत समृद्ध कर रहे थे, आस्था देता है, आस्था जो है ना, आस्था। जैसे वैन गॉग का जो जीवन है वो बहुत संघर्षमय है, बहुत संघर्षमय है, और प्रेम के लिए और पेंटिंग के लिए है ना, उसकी अद्भुत जो है ना, अद्भुत समर्पण है जी। अद्भुत समर्पण है। और भौतिक स्तर पर उसका जीवन बहुत सफल नहीं है जी, है ना। कितने लोगों का भौतिक स्तर पर बहुत सफल जीवन रहा होगा, वैन गॉग नहीं हो पाया। वैन गॉग को हम आज भी याद करते हैं। तो आपको ये लगता है कि ठीक है, हम वैन गॉग तो नहीं हो सकते हैं, है ना, या नहीं हुए, जो भी हुए, है ना, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने जो इतने संघर्षों से गुजरा। और फिर दूसरा क्या है कि जो टीएमसी है, टाटा मेमोरियल सेंटर, टीएमसी, हाँ, आप इतने पेशेंट को देखते हैं ना, इतने पेशेंट को, यहाँ बाहर से लगता है कि कैंसर है ना। आप जब 20 लोगों के बीच में है, 20 लोग आप में से एक को है ना, वहां हर कोई कैंसर वाला है। कोई आपसे थोड़ी अच्छी स्थिति में है, कोई खराब स्थिति में है, कोई बहुत खराब स्थिति में है, कोई मर रहा बूढ़ा है, 60 साल का आदमी है, बीमारी के लिए जो है, बीमारी से बाहर आने के लिए तड़प रहा है। तो दोनों वो बातें होती है कि 80 साल का भी आदमी है, अब ये क्या करेंगे, अब जीवन में इनको क्या करना बचा। फिर भी मतलब जीवन गंवाने की चीज नहीं है, जीवन को बचाने रखने। अब हम बच गए तो आपके साथ हैं, गोवा भी देख लिए और खूब खुशी महसूस हो रही है, खूब खुशी महसूस हो रही है। तो न रहते तो ये कोंकण क्षेत्र में आना रह जाता है ना। तो एक इस तरह से, लेकिन ये चीज है कि इसमें जब लोगों का और साथ में मेरे लोगों के साथ किताबों का इसका सहयोग रहा है ना।
तुलसी को पढ़ते हुए तुलसी का जीवन देखते हैं, इतना कठिन है, अकेले व्यक्ति हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जीवन भर राम में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, है ना। अंत में उनको बाहों की पीड़ा हो जाती है? पूरा जीवन संघर्ष है। इतना आदमी, इतना पवित्र आदमी, है ना, आप उनके नैतिकता पे प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। ब्राह्मणवाद फलान चिलान जो भी आप व्याख्या करें, लेकिन आप उनके नैतिक व्यक्तित्व पर सवाल है। अपने कर्म में उनको जितना मालूम है ना, उसमें वो अद्भुत ढंग से ईमानदार है। उस आदमी को भी, है ना, हम लोग उसके सामने में क्या है, तुलसी के सामने में है, न लेखन में, न व्यक्तित्व में, है न संघर्ष में, ही कुछ में नहीं। तो ये चीजें हैं जो मतलब किताब दुनिया एक अलग, किताबें हमको सहारा देती हैं बहुत। और जैसे आपने किताबें इतनी सारी पढ़ी और आपने बातचीत में कहा भी कि जितनी किताबें मैंने इस बीच पढ़ी हैं उतनी शायद मैंने इतने समय, कम समय में नहीं पढ़ी। आपको ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार मिला, तेजा आपका संग्रह आया, और ये सारी बातें आपको बीमारी के दौरान बार बार याद आती होंगी। जैसे मेरी बातचीत दिल्ली के बाद तभी शुरू हुई थी जब आप बीमार हो चुके थे, ये स्थितियां पता चल गई थी। और हमारी बातचीत में मैं अपने भाई से बात करता था तो लगातार ये चिंता होती थी कि अब जरा देखिए कि क्या स्थिति है, अब कैसा लग रहा है क्या। लेकिन संकोच भी होता है ना दोस्तों को कि कैसे बात करें, कई लोगों ने ये कहा कि मुझे हिम्मत नहीं हुई आपसे बात करने की। ये दोनों स्थिति। अब ऐसे में देखते हैं कि किताब, कैंसर हुआ था अनुराधा जी को, जो दिल्ली में दिलीप मंडल जी की पत्नी है, और उन्होंने उसी बीमारी में उनका इलाज चला था एम्स में, और उन्होंने सुरेंद्र प्रताप सिंह पत्रकार थे, एसपी सिंह, उनका संचयन किया था। और जब संचयन पूरा हुआ तो लगा उनको कि उन जो बातचीत कही कि ये उनके जीवन का एक उद्देश्य था जो पूरा हो गया, अब कुछ हो जाए तो कोई चिंता नहीं है। और ऐसे में जैसे आप तुलसीदास को पढ़ रहे हैं, कई बार जीवन में जो वर्तमान में घट रहा है और जो कुछ तुलसीदास को पढ़ते हुए महसूस हो रहा है, तो क्या कुछ ऐसा लगा कि क्योंकि ऐसा कुछ ख्याल तो नहीं आया कि किताबें पढ़ने से फायदा क्या है, क्योंकि अब तो जीवन का जो स्थितियां हैं उसमें क्या कुछ होगा पता नहीं है, खासतौर से बीमारी को लेकर के। तो क्या चीजें थी जो आपको पढ़ने लिखने के फिर भी जोड़े रखे हुए थे? देखिए ये तो लगा और बहुत जोर से लगा, तभी मैंने किताबों को ठिकाने लगाने की, है ना, कोशिश की। वो दरभंगा से बॉम्बे चलते हुए, लेकिन ये प्रेम जो है ना किसी चीज का जो इश्क है, जो नशा जो है, वो फिनिक्स पक्षी की तरह है ना, वो जल जल के फिर से जीवित हो उठता है ना। और वो जो छपे हुए शब्दों की जो है ना महिमा है, और नए कलेवर की जो किताब आती है, तो उस समय मैं तो भूल जाता हूँ कि ये बीमारी मंगाई है। इवन कि ये आदत मेरी हो गई है कि जो अच्छी किताबें हैं मैं चाहता हूं कि उसकी 2 प्रति मेरे पास हो जाए, क्योंकि मैं जो पढ़ता हूं तो बड़ा रंग देता हूं, अंडरलाइन करके गंदा हो जाता है, तो फिर लगता है कि दूसरा प्रति भी जो है, जैसे नीलाक्षी सिंह का परिंदे का इंतजार सा कुछ, ये मैंने एक ही प्रति कभी ली होगी, वो उसको रंग दिया होगा। अब इसी बीमारी के दौरान जो है वो किताब जो है कहीं इधर उधर हो गए, है ना, तो अब खैर किताब तो मिल जाएगी, वो कोई बात नहीं है, बट अब मेरी सारी चेतना जो है सो वो परिंदे का इंतजार सा कुछ पर पुरानी जिसमें रंगा था आपने, हाँ, उस पर चली गई। तो एक तो ये बात हुई कि भाई मेरी किताब कहाँ गई, है ना, तो वो और छोड़ देने का एहसास हुआ कि अब क्या करेंगे। एक तो नौकरी नहीं मिली पढ़े ये, और जो मैंने क्या प्रयास किया नहीं किया वो तो आप सभी लोगों के सामने आप देखते हैं। तो ये है, लेकिन जिस चीज के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे उसमें कुछ लोगों को मिल गया, कुछ को नहीं मिला। तो हमारे जैसे बहुतों हैं जिसको नहीं मिला, है ना, लेकिन तब दुख जरूर होता है जो हमसे कमतर कोई चापलूसी करके, किसी का पांव पकड़ के, किसी को सब्जी पहुंचाकर, है ना, नौकरी पा जाता है, तब बड़ी पीड़ा और बहुत कष्ट होती है। और ये और फिर बीमारी पकड़ लिया तो लगता है कि सारा जो है सो जो बुरा होना है वो मेरे साथ ही होगा, है ना, तो घटाओ इस किताब के कारण ही ऐसा हो, है ना।
और एक माहौल भी बन गया कि भाई जो भौतिक समस्याएं भी तो आती हैं ना जी। तो घर में लोग परेशान है, किताब ला के जमा कर रहे हो, किताब ला के जमा कर, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। पत्नी किताब आ गए है ना तो किताब को कवर लगा रहे हैं, है ना, तो बेड पर रखे हुए हैं, उसी पर सो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, तो किताब जो है सो उसका जो कवर है वो उखड़ जाएगा, तो उस पर जिल रहे हैं। पत्नी कह रही जिंदगी का ठिकाना नहीं, मतलब वो एक प्रेम भरा जो डांट है वही वो लगा रही कि जिंदगी का ठिकाना नहीं है, किताब का जो है सो जिल्द लगा रहे हैं। तो ये सब भी जो है सो किताबों को लेकर चलता रहा। समाज का नजरिया तो ये है कि जिसके पास आज की तारीख में नौकरी है तो मान के चलते हैं कि ज्ञान और प्रतिष्ठा सब कुछ उसी को हासिल समाज के द्वारा हो रहा है, ये एक धारणा है। लेकिन ऐसे इंसान बेहद गरीब होते हैं जिनके पास किताब नहीं है। ये हम और आप सोच रहे हैं। नहीं, मैं ऐसे सोचने वालों की संख्या अगर बढ़ जाए जी तो जीवन बहुत सुंदर हो जाए। नहीं, मैं आता हूँ इसी बात पर जी कि जब भौतिक संसाधन इतने प्रभावी हो जाए समाज के मानक में तो कहीं न कहीं उसका असर हम सब पर पड़ता है। जैसे आपने इतनी सफलताएं एक के बाद एक अर्जित की जिनका समाज के दृष्टिकोण में मतलब नहीं है, लेकिन साहित्य में देखें और समाज की बेहतरी के संदर्भ में देखें तो उनका बड़ा मायने है। जैसे अखिलेश जी पर आपने जो अंक निकाला वो इसलिए लोग उसको याद करते हैं कि उसमें एक नए तरह से अखिलेश जी के साहित्य को मूल्यांकित किया गया। कोई उसमें ऐसा नहीं कि कोई ये कह सकता है कि इसमें लेख कुछ ऐसे प्रकाशित किए गए जो उनकी महिमा का बखान करना है। अरविंद कालिया जिसे पर आपने संपादन किया, जब वो नहीं थे तब किया आपने, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी सफलता के जो मानक समाज के नजर बने हैं उनको छोड़ दें तो हमने कुछ जोड़ा था साहित्य में, कुछ आपने प्रयास किया। और ऐसे में अगर समाज की तरफ से दूसरा दृष्टिकोण बनाया जाता है कि हमारे पास नौकरी नहीं है तो हम उतने ज्ञानवान नहीं है, और एक कमतर आदमी जिसके पास नौकरी है और वो ज्ञानवान मान लिया जाता है, तो कहीं न कहीं ये दृष्टिकोण तो समाज का अभी भी हमें आराम से देखने समझने को मिल जाता है। जब आप अपने आसपास के लोगों से मिलते होंगे तो कुछ सीख भी देते होंगे दरभंगा में कि हमारा बेटा देखिए और उनका बेटा देखिए, जो वो ये किया फिर वो हो गया, तो इससे भी तो कहीं कुछ चीजें घटी होंगी। इसमें ये है मेरी बनावट ऐसी है जी, मेरे अंदर ऐसी रासायनिक क्रिया चलती रहती है ना, कि मैं जवाब देने में हिचकता नहीं जी, झगड़ा नहीं करता। और मतलब इसका आलम यह है कि मेरे पिता से मेरे अच्छे संबंध कभी नहीं रहे जी, है ना। वो दूसरे ढंग से चीजों को सोचते हैं, मैं दूसरे ढंग से चीजों को सोचता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि उदंडता, पिता पुत्र का टकराहट एक अलग मुद्दा हो सकता है, उसके कई कारण होते हैं क्योंकि आप रोज रहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सामाजिक रूप से मेरे व्यवहार में उदंडता नहीं है ना। जो सम्मान योग्य हैं उनके प्रति सम्मान का ही भाव है। बट ये है कि जो आर्थिक असफलता है वो आदमी को बहुत तोड़ देती है जी। मैं बताऊं आपको कि मेरा बड़ा साला जो है वो भुवनेश्वर में है, रिश्ते में बड़े हैं, पत्नी के बड़े भाई हैं, उम्र में मुझसे छोटा है, तो कभी है बोलता हूँ कभी है वो, तो ये चलता रहता है। तो वहां जो मैं गया था तो मैं दामाद हुआ जी, परिवार में एक और दामाद आए थे, एक और व्यक्ति आए, ठीक है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, पैसा है, लेकिन उन्होंने मतलब ये चीज आज भी कचुटती में कि मैंने क्यों जवाब नहीं दिया। तो वो वैसे बातचीत करते हुए पीएचडी का मजाक उड़ाने लगे जी, है ना, कि मेरे दोस्त की एक बीवी आई, मेरे एक दोस्त की बीवी पीएचडी कर ली, तो वो दोस्त लेके आया कि पीएचडी कर लिया, तो फल्ला ने कहा कि लेके चाटो, ये इस तरह की बातें। अच्छा, तो अब इन बातों को लेकर ये हो गया कि एक तो आप जो ये संबंधों वाला जो सर्किल है जो है ना, उसमें बड़ा गोलमोल जो आदमी है ना उसकी बड़ी पूछ रहती है
आप सही कहिए ना, है ना, तो आपको कहेगा कि ये उदंड है। और अपने लोगों में छोड़ दीजिए, मैं तो आपको ज्यादा अपना मानता हूं, है ना। वनस्पत की कोई गुतिया दिया जो मुझे नहीं समझता है ना। हम लोग की एक दूसरी दुनिया। वहां यह है कि आप आर्थिक रूप से सफल है ना, है, तो आपका दूसरा रुतबा रहता है। और आप अगर जानकारी और ज्ञान के मामले में समृद्ध हैं और अर्थ आपका कमजोर है ना, तो आप वहां एक उज्बक की तरह हो जाते हैं, है ना। बहुधा लोग पागल समझते हैं। खैर वो स्थिति मेरी नहीं है, आई है ना। तो ये बात बड़ी बुरी लगी, इस वाकये से गुजरना पड़ा। तो अच्छा, वो आर्थिक सफलता असफलता जो है, तो इस चीज का तो सबसे ज्यादा टकराव पत्नी से होता है जी। क्योंकि उन्हीं को भोगना पड़ता है, बच्चे को उनको पढ़ाना है। अब वो उनका जीवन, मेरी पत्नी का जीवन बहुत ही श्रम में संघर्ष में बहुत ही गुजरा। पिता भी सामान्य नौकरी में थे, तो बचपन भी जो है कोई बहुत समृद्धि में नहीं गुजरा। और बहुत पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी रही। उनके पिताजी अच्छे जगह से पढ़ाएं, जो मतलब ताकत थी उसमें। और शादी हम लोगों की अरेंज मैरिज, तो शादी ऐसे हुई कि ये लड़का पढ़ने में ठीक है तो कुछ करेगा, है ना। तो ये हुआ कुछ नहीं। अब मेरा जो कुछ नहीं हुआ, इस कारण वो क्रश हो गए, है ना। उसको ज्यादा अवसर नहीं मिला। वो मेरे नौकरी में तो बाहर आ जाती तो कुछ करती, है ना, तो वो भी नहीं हुआ। अब मेरे असुरक्षा में, अब वो टीचर है, शिक्षक है, तो स्कूल में पढ़ाती है ना। और घर का जो समाज शास्त्र है, धर्मशास्त्र है और भाव शास्त्र है, उसमें ये है कि भाई खाना बनाना उन्हीं के मत्थे है ना जी। खाना बनाना उन्हीं के मत्थे है। और उनको जो है सफाई का नशा है, सफाई के पीछे पागल है। तो झाड़ू पोछा फलान चिलान ये सारा करेंगे, खाना बनाएंगे, फिर जो है सो सबको खिला के और बर्तन साफ करके तभी निकलेगी। अब आप इस बात को समझिए, है ना, ये रोजमर्रा के। और फिर आके ट्यूशन पढ़ाती है, बच्चे वहीं आ जाते हैं। तो शुरू में इसलिए, हाँ, शुरू में कहती थी कि साथ साथ जो है सो मेरा जो बेटा है ना, तो वो पढ़ लेता है साथ में, कुछ लोगों का साथ मिल जाता है। शहर में समाज उस तरह से नहीं है ना, तो उस तरह का जो है सो बच्चा स्कूल से जब आता है या घर में रहता है तो उसको सर्किल नहीं मिल पाता है, दो चार अपने जैसे बात करने वाले, तो वो वही बच्चा सब है। हम लोग के तो बचपन में हम लोग का 25-30 आदमी का झुंड था, है ना। अगर कोई जो है कबड्डी खेल रहा है तो इतना लोग हो गया कि मतलब सड़क पर खेलते थे तो वही भर जाता था। अब तो ऐसा है ही नहीं हमारे बीच में। हमें याद है कि मैट्रिक वाले हम जो हमारा बैच था उसमें लगभग हम 30 के करीब थे। सब एक दूसरे को जानता हुआ, एक दूसरे को काट करता हुआ, कोई किसी का समर्थन करता हुआ, मतलब प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राम की शक्ति पूजा का वो चलता रहता था। अब इन लोगों के पास वो नहीं है ना। अब वो खैर दूसरे तरह का, तो उसके लिए वो पढ़ाना शुरू किए और बाद में जरूरत बन गई। तो अब शाम में ट्यूशन पढ़ाना है, फिर उसके बाद खाना बनाएगी, फिर तो बहुत ज्यादा जो है सो प्रेशर में रहती है। और इसका मुझे जो है बहुत अपने जीवन में जो है, अब हम क्या कहें उसको, मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा जो है हम इसको फील करते हैं, सफर करते हैं, है ना। और इस कारण जो है सो फिर बीमार भी हो गए। इसमें लंबा संघर्ष उनको करना पड़ा, सब कुछ देखना पड़ा। ठीक है, पैसा तो जुट गया, लोगों का समर्थन था, लोगों को स्नेह समर्थन तो मुझे मिला, हम बचते गए। उनको तो करना है, हॉस्पिटल का रोजमर्रा का काम निपटाना है, आके कपड़ा साफ करना है, वापस ये करना है ना, दवाई का देखना है, खिलाना, ये सब, और चिड़चिड़ा हो गया। तो समाज तो ठीक है, समाज है या आप ये है, लेकिन ये है कि आप अपने अंदर जो है एक टूटते जाते हैं। ये चीज बड़ा जो है, आप जो हिम्मत जुटा के लाते हैं ना, वो फिर पस्त हो जाता है। फिर वो मिथ ऑफ सिसिफस की तरह मामला हो गया है कि आप उसको ले जाते हैं ऊपर, वो उसको फिर वो वापस ढक के आ जाता है, फिर वापस ले जाते हैं, फिर वापस आए।
लेकिन ये सोचता हूँ कि ये किताब भी ना होता, ये दोस्त भी ना होते तो न जाने क्या होता। वहां से आप लौटे क्योंकि अक्टूबर का महीना था वो 2020 और अक्टूबर का महीना ये भी है। 2 साल का समय बीत गया, तो जब आप थोड़ा सा स्थितियां सामान्य आपकी हुई तो आपने सबसे पहले किन लोगों से मिलने का सोचा कि कहाँ जाऊं, किससे मिलूं? अभी मैं दिल्ली होकर आया जी। तो दिल्ली जाने का एक ही मकसद था, ये जो कोरोना में भाग के आए थे ना जी। कोरोना वाला जो दिन था जिस रोज हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किए थे, तो शहर में लग रहा था कि जैसे चील उड़ रहा है ना। सड़क जिन सड़कों को रोज रोज देखा था आबाद, है ना, वो एकदम खाली खाली है। जगह जगह पर पुलिस है। सरकार ने कहा है कि भाई बाइक पे जो है एक ही चलेगा, पीछे नहीं बैठेगा, या 2-3 नहीं, जो भी नॉर्म्स था कोई उस नॉर्म्स को नहीं मान रहा है ना। 2 के पीछे 3 भी है। पुलिस डर से नहीं जा रहा है उसको पकड़ने, जगह जगह पुलिस पियाऊ बना के, तो सब कुछ बड़ा ही एक एब्स्ट्रैक्ट सा जो है माहौल था। तो इसी माहौल में हम भाग के आए थे, वहां से आ गए थे। मतलब ये तो लंबे समय तक चला ना। मतलब जब आए तो खुल गया था। एक्चुअली ये जो वाकया कह रहा हूं वो उस दिन का है जब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया। लेकिन खुल भी जाने के बाद लोग एक दूसरे से मिलते उतना नहीं थे ना। जैसे आपको सब्जी लाना है, सब्जी लेके जल्दी से भागते थे, है ना, ये सब करना था तो लोगों में मिलकर। तो अभी बीमार ठीक हो गया तो अभी गए थे, दिल्ली गए थे। तो दोस्तों के ही व्यवस्था पर, तो वहां सबसे मिले जुले, सब अच्छा लगा। बट ये हो गया कि उसमें जो है मेरा प्लान गड़बड़ हो गया कि मुझे लखनऊ होते हुए अखिलेश जी से मिल के जाना था, है ना। वो हम तो अब ये है कि अभी जब यहाँ से वापस जाऊंगा तो तुरंत प्लान बनाऊंगा कि कैसे जो है सुसाइड होगा। वो बहुत फील करते हैं कि इतने समय में सर से बात नहीं हुई, अखिलेश जी से बात नहीं हुई। क्योंकि दिल्ली में मेरे साथ उनका ऐसा था कि वो जब दिल्ली में आएंगे मिलना तो है ही, है ना। और अमूमन ये था कि जो उनका लास्ट वाला दिन था तो वो उनके साथ वो जब तक ट्रेन में चढ़ते थे तब तक मैं उसका हम लोग साथ खाना खाते थे और बहुत ही प्यार करते थे। मतलब ये समझिए कि कहीं खाना खाने के तो वो समझते थे कि इसको प्रॉब्लम है, मतलब पहले ही कैंसर से और तरह का प्रॉब्लम, तो वो खुद भले ही होटल का पानी पी ले लेकिन मेरे लिए वो पैक पानी मंगवाते थे कि ये पिएगा। और जब भी बिहार भवन में रुके तो मछली बनना है ना। और भी जो है दूसरे जगह भी गए तो पहले जब खाना है तो वो आसपास में तलाशते थे कि मछली किधर है। तो और हमेशा उनका प्रयास रहता है जो शाम हो गया है तो ये खाना खाकर घर जाए। तो मतलब उनका व्यक्तित्व तो मतलब क्या, वो तो विरल इंसान है। आप जो है प्रेम और स्नेह करने वाला जो आप एक महत्तम व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं वैसे हैं। सर हम लोग अपनी जो ये बातचीत है यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि जीवन का लंबा सफर हमने आपके साथ 2 सालों में एक अनुभव इतने ज्यादा है कि 2 साल की यात्रा उसे लगता है कि कई और दशक इसमें शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बातें कही और खासतौर से जो इसको देखने वाले लोग हैं इस बातचीत को सुनेंगे वो समझेंगे कि बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, बल्कि हमारे जो जीवटता है वो उससे बड़ी है। हमारा सहारा हमारे दोस्त बन सकते हैं, किताबें बन सकती हैं और भी बहुत सारे लोग बन सकते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। बस हम अपने जीवन का जो मकसद है अगर हम बना लें कि हमें अभी अपने अंतिम समय तक अपनी हार स्वीकार नहीं करनी है तो हम बहुत कुछ राजीव जी के तरीके से, अनुराधा की तरह से हम बहुत कुछ रच सकते हैं। हम सभी को इंतजार है कि तुलसीदास पर किताब आपकी जल्दी आएगी और दोस्तों को सबसे पहले पता चलेगा और वो फिर पैकेट बना करके आप चुपके से भेजेंगे बिना बताए हुए कि किताब कैसे छपी, किसने प्रूफ रीडिंग की, हमें भी इंतजार रहेगा।